हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास या कह सकते हैं मुगल काल से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो जलालुद्दीन अकबर होते हैं। जलालुद्दीन अकबर के मृत्यु के पश्चात जो अगले शासक बनते हैं, अगले शासक या आप कह सकते हैं जो सलीम शासन करते हैं। सलीम का जो उन्होंने राजगद्दी जब संभाली, उनका नाम किस नाम से? जहांगीर नाम से वे शासन का संचालन करने लगते हैं। अब हम लोग जानते हैं जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर का सबसे पहले हम जो लोग जान लेते हैं जहांगीर के शासनकाल का समय अवधि कब से कब होता है। अगर इनकी समय अवधि की बात की जाए तो इनका समय अवधि होता है 1605 से लेके कब होता है 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक इन्होंने जो होता है मुगल काल की बागडोर को संभालते हैं। आखिर जब इन्होंने मुगल काल की बागडोर संभाला उसके बाद जान लेते हैं कि इसके पहले तो जो अकबर शासन कर रहे थे, इनके अकबर की मृत्यु के पश्चात इनका जब होता है कह सके राज्याभिषेक करते हैं। अब हम लोग जानते हैं, अब इनके बारे में जान लेते हैं कि कह सकते हैं जो सलीम थे या कह सकते हैं जो जहांगीर थे, इनके बचपन का क्या नाम था, इनका जन्म कब हुआ था, ऐसे तमाम बिंदु के बारे में हम लोग जानते हुए फिर अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। देखिए, जो इनके बचपन का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए, जो जहांगीर होते हैं इनके बचपन का क्या नाम था, पहले यहाँ पे इनके पिता का नाम लिखिएगा। पिता का नाम क्या था? अकबर। पिता का नाम क्या था? अकबर। पिता का नाम अकबर था। और माता का नाम, इनके माता का क्या नाम था? सलीमा बेगम। क्या था? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। क्या था? इनके पिता का क्या नाम था? जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर के पिता का नाम था क्या था? अकबर था। उनके जो जहांगीर की माता का क्या नाम था? सलीमा बेगम था। सलीमा बेगम था। उसके बाद अब इनके बचपन का नाम जान लेते हैं। बचपन का नाम, देखिए इनके बचपन का नाम था सलीम। क्या था? सलीम। जो अकबर इन्हें प्यार से बुलाते थे, क्या बुलाते थे? जो अकबर होते थे, अकबर ने जहांगीर को प्यार से किस नाम से बुलाते थे? सलीम बुलाते थे। इतिहास में इनका नाम सलीम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद जान लेते हैं इनका जन्म कब होता है। क्या होता है? जन्म की बात कर लेते हैं। देखिए, जन्म होता है इनका, अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। कब? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। देखिए यहाँ पे 30 अगस्त, 30 अगस्त 1569 को, 1569 ईस्वी को। अब जान लेते 30 अगस्त 1569 ईस्वी को तो इनका जन्म हो रहा है, लेकिन किसी न किसी स्थान पे तो हुआ रहा होगा। इनका जन्म हुआ रहता है जो शेख सलीम चिश्ती होते हैं। कौन होते हैं? शेख सलीम चिश्ती जो होते हैं, चिश्ती जो होते हैं, यहाँ पे लिखे शेख सलीम, शेख सलीम, शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती की कुटिया में है। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। कब होता है? 1569 ईस्वी में शेख सलीम जो चिश्ती होते हैं उनकी कुटिया में। अगर बात की जाए शेख सलीम चिश्ती की, जो अगर मजार की बात की जाए या दर उनका जो मकबरा होता है कहाँ पे बनवाया गया था अकबर द्वारा, इनका निर्माण किया जाता है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पे लिख लीजिए, कुटिया कहाँ होती? फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जो होते हैं जहांगीर होते हैं, फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? फतेहपुर सीकरी में। कब होता है? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म होता है। अब जान लेते हैं कि आखिर जब जहांगीर शासन की बागडोर संभाल रहे थे, उसके बाद उन्होंने जब शादी है, उनकी कौन कौन सी पत्नियां थी, या कह सकते हैं कितनी पत्नियां थी, इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए पत्नी, यहाँ पे लिखिएगा पत्नियां। आखिर जो जहांगीर होते हैं उनकी कौन कौन सी पत्नी होती हैं, ये कितनी पत्नी होती हैं? देखिए, जो पहले जो होते थे राजा महाराजा होते थे, कहीं भी युद्ध करने जाते थे, अगर वहाँ पे युद्ध के दौरान जीत जाते थे, वहाँ की जो राजकुमारी होती थी, या कह सकते हैं अगर अन्य राजा की पत्नी होती थी, अगर वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी मोहित होती थी, उनको उठा के अपने यहाँ उसको दासी के रूप में या कह सकते हैं उनको पत्नी के रूप में ग्रहण कर लेते थे। उसके बाद वहाँ पे अगर गए तो अगर किसी भी राजा से संधि हो जाती थी, संधि के दौरान राजा अपनी पुत्री का विवाह अक्सर करके देखा जाए तो राजाओं से कर दिया जाता था, चाहे राजा जिस भी उम्र का होता था। इस तरह देखा जाए तो इसी तरह जब वे आक्रमण करते थे, जीतते थे, विजित करते थे, फिर किसी देश किसी राज्य से संधि हो जाती थी, तब भी उनको ये कह सकते जो पत्नी होती थी, ये पत्नी मिल जाती थी। अब हम लोग जो देख लेते हैं कि जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर की कितनी पत्नियां थीं। देखिए, इनकी पहली पत्नी कौन सी थी? इनकी पहली पत्नी की बात कीजिए तो मानबाई थी। कौन थी? यहाँ पे लिखिएगा मानबाई। मानबाई कौन होती है? इनकी पहली पत्नी मानबाई होती हैं। मानबाई शाह बेगम। क्या नाम था? मानबाई शाह बेगम।
ये याद रखिए, मान भाई शाह बेगम उनकी पहली पत्नी होती है। अब जब इनकी ये पहली पत्नी होती है तो अब इनके जो इनकी पत्नी होती है, इनकी पत्नी किसकी बेटी थी, इनके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखिएगा पुत्री, ये किसकी पुत्री थी, इनके बारे में जान लेते हैं। ये पुत्री होती हैं, ये पुत्री होती है राजा भगवान दास की। किसकी? राजा भगवान दास, राजा भगवान दास की, जो आमेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ये राजा भगवान दास जो होते हैं आमेर के शासक थे। और इनके भाई का नाम जान लेते हैं। जो इनके भाई होते हैं मान सिंह। कौन होते हैं? भाई जो होते हैं मान सिंह होते हैं। कौन होते हैं? मान सिंह इनके भाई होते हैं। यहाँ लिखिए मान सिंह, मान सिंह इनके भाई होते हैं। कौन होते हैं? मान सिंह इनके भाई होते हैं। अब जान लेते हैं इनके पुत्र अब कौन होते हैं। इनके पुत्र की बात की जाए तो इनके पुत्र होते हैं खुसरो। कौन होते हैं? इनके पुत्र जो होते हैं खुसरो होते हैं। खुसरो कौन होते हैं? खुसरो। यही खुसरो आगे चल के क्या कहलाते हैं? यही खुसरो आगे चल के शाहजहां कहलाते थे। शाहजहां कहलाएंगे। यही जो होते हैं खुसरो जो होते हैं आगे चल के शाहजहां कहलाते हैं। जो कह सकते हैं अगली बार कह सकते हैं जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर के मृत्यु के पश्चात वे अगली बागडोर संभालते हैं। अब ये तो उनकी पहली पत्नी होती है। अब हम लोग इनकी दूसरी पत्नी का नाम जान लेते हैं कि दूसरी पत्नी कौन होती है। देखिए दूसरी पत्नी जो होती है, इनकी जो दूसरी पत्नी होती है जगत गोसाई। कौन होती है? जगत गोसाई, जगत गोसाई। कौन होती है? जगत गोसाई। देखिए दूसरा विवाह किससे होता है? जगत गोसाई से। जगत गोसाई के पिता का नाम बात की जाए तो ये किसकी पुत्री थी, इनकी बात की जाए, ये पुत्री होती है उदय सिंह की। किसकी? उदय। यहाँ पे लिखिए पुत्री जो होती है ये उदय सिंह की होती है। उदय सिंह। आखिर इनका जो दूसरा विवाह होता है, दूसरा विवाह कब होता है? इनका दूसरा विवाह होता है 1586 ईस्वी में। क्या होता है? 1586 में। यहाँ लिखिए पहला जो होता है, पहला विवाह होता है 1585 ईस्वी में। ये याद रखिएगा। क्या होता है? 1585 ईस्वी में पहला होता है, 1586 ईस्वी में दूसरा होता है। और इनका इनसे जो कह सकते हैं जो जगत गोसाई होती है, इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, इनके पुत्र का क्या नाम होता है? अगर बात की जाए इनके जो पुत्र होते हैं या संतान जो इनसे उत्पन्न होते हैं, खुर्रम होते हैं। कौन होते हैं? खुर्रम। याद रखिएगा। ये उनसे जो पुत्र पैदा होता है उनसे खुर्रम होते हैं। आगे चल के जो होते हैं जहाँ जो खुसरो होते हैं, खुसरो द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। किसकी हत्या करवा दी जाती है? जो खुर्रम होते हैं इनकी हत्या करवा दी जाती है। अब हम लोग अगले जो उनकी पत्नी होती है, अगली पत्नी के बारे में जानते हैं कि उनकी अगली पत्नी कौन सी होते हैं। अगली पत्नी होते हैं साहिब ए जमाल। कौन होते हैं? साहिब ए जमाल। साहिब ए जमाल से एक पुत्र पैदा होता है, वो पुत्र होता है परवेज। कौन होते हैं? परवेज होते हैं। इनसे जो उत्पन्न पुत्र होते हैं कौन होते हैं? परवेज। याद रखिएगा क्या होते हैं? जो इनकी तीसरी शादी होती है, किससे होती है? तीसरी शादी होती है साहिब ए जमाल होता है, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वह पुत्र होता है परवेज होते हैं। फिर एक इनके कह सकते हैं जो जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर के शासनकाल में कह सकते हैं जहांगीर के जो साम्राज्य होता था, साम्राज्य में एक काफ़ी खूबसूरत दासी होती थी। उस दासी का नाम होता था सलेहा बानो। एक दासी होती थी, क्या नाम था? सहेला बानो। सहेला बानो। जो सहेला बानो थी पहले इनके यहाँ दास के रूप में कार्य करती थी। फिर दास के रूप में जब इनसे पसंद होने लगी, ये कह सकते हैं इनको जो सहेला बानो थी, जहांगीर इनको पसंद करने लगे। पसंद करने के दौरान इनके कुछ दिन इनके यहाँ जैसे कहा नहीं जाते रखेल के रूप में रह रही थी। इनके यहाँ रखेल के रूप में रह रही थी। उसके बाद इनसे एक पुत्र पैदा होता है। कौन होता है? इनसे एक पुत्र पैदा होता है सहरयार। सहरयार जो होता है, इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। कह सकते हैं एक पुत्र पैदा होता है सहरयार जो होते हैं। हम लोग जो आखिरी इनकी पत्नी होती है, कह सकते हैं जो इतिहास में इनके काफ़ी नाम होता है, वो होती है नूरजहां। कौन होती है? नूरजहां। अब यहाँ पे लिखे नूरजहां। नूरजहां। नूरजहां के बारे में जान लेते हैं। जो नूरजहां होती हैं, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था गियास बेग। क्या होता है? इनके पिता का नाम था गियास बेग। क्या था इनके पिता का नाम क्या बात की जाए? अगर नूरजहां के जो पिता थे उनके पिता का नाम बात की जाए तो नूरजहां के पिता का नाम क्या था? गियास बेग था। क्या था? गियास बेग। और जो इनके माता का नाम क्या था? माता के नाम की बात की जाए तो असमत बेगम था। क्या था? असमत। इनके माता का नाम था असमत बेगम। क्या नाम था? असमत बेगम था। ये याद रखिएगा। क्या था? जो इनके पिता का नाम था गियास बेग और माता का नाम था असमत बेगम। इनसे एक पुत्री कह सके, इनसे एक पुत्री जो होती है पुत्री प्राप्त होती है लाडी बेगम। कौन थी? लाडी बेगम।
लाडली बेगम। इनसे एक पुत्री थी, कौन थी? उनके पुत्री का क्या नाम था? लाडली बेगम था। जो नूरजहां थे, नूरजहां की जो पहली शादी हुई थी, इनके पति का क्या नाम था? यहाँ पे लिख लीजिएगा, पति का नाम था, इनके पति का, इनके पहले पति का नाम था अली कुलीर। कौन थे? अली कुलीर। अली कुलीर जो होते हैं नूरजहां के पहले पत्नी कह सकते हैं, पहले पति होते हैं। ये होते हैं, देखिए, जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने अपने शासनकाल में इतनी शादियाँ की थी। पहली शादी जो थी वो थी मानबाई से, मानबाई शाह बेगम थी। कौन थी? मानबाई शाह बेगम। उनसे वो किसकी पुत्री थी? पुत्री थी वह राजा भगवान दास की। किसकी? राजा भगवान दास की। और उनके भाई का क्या नाम था? मानसिंह था। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पढ़ना है कि जो भगवान मानदास होते हैं, उस ऑप्शन में कह सकते हैं, जैसे 4 कथन दिया था, उसमें एक जगह दिया था जो जो शाह बेगम होते हैं, शाह बेगम जो मानसिंह की पुत्री बता दिया गया था, इस वजह से वो कथन गया था। उनके उनसे एक पुत्री प्राप्ति होती है। वो पुत्र की प्राप्ति कौन होती है? खुसरो होते हैं। जो खुसरो आगे चल के जो दिल्ली की बागडोर संभालते हैं, वो होते हैं शाहजहां के नाम से सिंहासन। उनकी पहली जो शादी होती है 1585 ईस्वी में। और उन्होंने जगत गोसाई से जो होता है एक पुत्री की, जगत गोसाई से दूसरी शादी करते हैं, 1586 ईस्वी में शादी करते हैं। किसकी पुत्री होती हैं? वे उदय सिंह की पुत्री होती हैं। आखिर उनसे कौन सा पुत्र प्राप्त होता है? उनसे एक पुत्र प्राप्त होता है जो खुर्रम होते हैं। फिर अगले जो होते हैं साहिब जमाल होते हैं। कौन होती है? साहिब जमाल होती हैं। उनसे एक पुत्र की प्राप्त होती है, वो होते हैं परवेज। और अगले होते हैं सहेला बानो। कौन होते हैं? सहेला बानो। इनके यहाँ के जाते हैं, एक दासी के रूप में थी, दासी के रूप में आगे चल के इनके यहाँ रखेल के रूप में कार्य रहे थे इनके साथ। उसके बाद फिर इनसे एक पुत्र प्राप्त होता है, शहरयार होते हैं, शहरयार। और जो बात की जाए तो जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर के साथ इनका काफ़ी कह सकते हैं, जो जहांगीर होते हैं, इतिहास में जहांगीर और नूरजहां के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। जो इनके पिता होते हैं, जो नूरजहां के पिता कौन होते हैं? गियास बेग होते हैं। और माता जो होती हैं अल्तमस बेगम होती हैं। और अल्तमस बेगम की बात की जाती है, इन्होंने इत्र का आविष्कार करते हैं। क्या होता है? यहाँ पे लिखी गई इत्र का आविष्कार, इत्र का आविष्कार करते हैं। क्या होता है? इत्र का आविष्कार बम करती हैं। आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ लेगी कि जो थे मुगल काल के वैसे कौन सी राजकुमारी की पत्नी, राजकुमारी की माता थी जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया, तो वो होती हैं नूरजहां की माता जो थी अल्तमस बेगम थी। उन्होंने इसका आविष्कार करते हैं। उसके बाद जो नूरजहां के पहले जो पति थे, कह सकते हैं जो पहले पति थे, अली कुलीर थे। और उनसे जो अली कुलीर और कह सकते हैं नूरजहां से एक पुत्री की प्राप्त होती थी, वह होते हैं लाडली बेगम होते हैं। ये था। उसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने शासनकाल कह सकते हैं जो दिल्ली की बागडोर होती है, कब उन्होंने सिंहासन को आसीन कर। देखिए, जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने आगरा में क्या होता है अपना जो राज्याभिषेक क्या करते हैं? आगरा में 1605 ईस्वी में। यहाँ लिखे 1605 ईस्वी में। कहाँ होता है? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। आगरा में राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक क्या होता है? उन्होंने कब राज्याभिषेक करते हैं? 1605 ईस्वी में भी राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक कहाँ करते हैं? जो जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने आगरा में अपने राज्याभिषेक करते हैं 1605 ईस्वी में। जब उन्होंने राज्याभिषेक करते हैं, तो उस राज्याभिषेक के दौरान उन्होंने अपने आप को एक उपाधि धारण करते हैं। कौन होते हैं? नूर मोहम्मद उपाधि होती है। उनकी उपाधि है जो वह धारण करते हैं, नूर मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। कौन होता है? नूर मोहम्मद बादशाह गाजी। नूर मोहम्मद जहांगीर बादशाह बाजी, ये उपाधि धारण करते हैं। क्या होता है? नूर नूरुद्दीन होता है। क्या है? यहाँ पे लिखेगा नूरुद्दीन। नूरुद्दीन मोहम्मद, नूरुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, नूरुद्दीन मोहम्मद शाहजहां बादशाह गाजी, बादशाह गाजी, ये उपाधि धारण करते हैं। कौन सी उपाधि होती है? जब जहांगीर जो होते हैं, जहांगीर ने शासन कर सकते हैं या कह सकते हैं दिल्ली की बागडोर को अपने हाथों में लेते हैं, तो उस समय उन्होंने एक उपाधि धारण करते हैं। उपाधि कौन सी धारण करते हैं? नूरुद्दीन मोहम्मद शाहजहां बादशाह गाजी की उपाधि धारण करते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो थे वह कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने अपने शासनकाल की कह सके बागडोर संभालते ही ये उपाधि धारण करते हैं, नूरुद्दीन मोहम्मद शाहजहां बादशाह गाजी की उपाधि किसकी होती है? तो ये होता है जहांगीर की ये उपाधि होती है। कब धारण करते हैं? 1605 ईस्वी में, जब इन्होंने राज्याभिषेक धारण करते हैं। इन्होंने जैसे ही राज्याभिषेक का धारण करते हैं 26 नवंबर को, क्या होता है? यहाँ पे लिख लीजिएगा, डेट आपसे अगर पूछ ले, यहाँ पे लिखिएगा 26 नवंबर। ये याद रखिएगा, 26 नवंबर 1605 ईस्वी को उन्होंने राज्याभिषेक का ग्रहण करते हैं। राज्याभिषेक ग्रहण करने के दौरान ये कह सकते हैं राज्याभिषेक अपने आप में हाथ में लेने के पश्चात उन्होंने अपने हाथ में कह सकते अपने जनता के लिए 12 जनहित आदेश जारी करते हैं। क्या होता है? 12 जनहित आदेश जारी करते हैं।
वे 12 जनहित आदेश कौन कौन से होते हैं। चलिए एक बार उनके क्रम देख लेते हैं कि आखिर वे 12 जनहित आदेश कौन कौन से होते हैं। क्या होता है, पहला बात की जाए, जैसे जो होता है तमगा, क्या होता है, तमगा होता था या जो व्यापारी कर होता था वह वसूला जाता था। जो भी व्यापारी होते थे व्यापार कर देते थे, उसके बाद वे कहीं व्यापार करते थे, जिससे अगर जैसे व्यापार कर दिया जाएगा तो जो व्यापार होता था उस समय जो मुगल काल में होता था, व्यापार जो होता है, व्यापार करने के लिए आपको टैक्स देना होता था। टैक्स देने की वजह से काफ़ी हद तक व्यापार में हमारी कमी होती थी। इस वजह से हमारा जो कह सकते हैं व्यापार क्षेत्र होता था, व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी योगदान नहीं होता था। जब जहांगीर ने शासन की बागडोर संभालते हैं तो उन्होंने जो तमगा होता है, तमगा का मतलब होता है व्यापार कर, याद रखिएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तमगा क्या है। तो तमगा क्या होता था, एक व्यापारिक कर होता था। क्या होता था, व्यापारिक कर होता था। इन्होंने इसको प्रतिबंध करते थे। क्या होता है, व्यापारिक कर को प्रतिबंध कर देते हैं। पहला इनका ये जन आदेश होता था। क्या होता है, जनहित आदेश होता था। चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि जैसे जो उन्होंने अपने शासनकाल में कह सकें, जैसे ही अपनी राज्याभिषेक करवाते हैं, राज्याभिषेक दौरान जैसे राज्याभिषेक करवाते हैं, उसके बाद उन्होंने जो 12 जनहित आदेश जारी करते हैं, एक एक करके उनके बारे में जानते हुए हम लोग उनको बारी बारी से लिखते चलते हैं। देखिए हम लोग जो उनकी 12 जनहित क्या कह सकते हैं, जैसे जनहित कार्यक्रम होते हैं 12 ठो। जैसे पहला था तमिगा पर प्रतिबंध लगा देते हैं। दूसरा उन्हें सड़कों के किनारे, क्या होता है, सड़कों के किनारे सराय बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, उसके बाद कुओं का निर्माण कराते हैं, ऐसे इत्यादि जो होता है ऐसा कार्य करते हैं। जैसे आप क्या कह सकते हैं, जो उन्होंने अपने बागडोर संभालते हैं, 12 जनप्रिय कार्य करते हैं, कह सकते हैं जनहित कार्य करते हैं, जिससे लोगों को उससे कह सकते हैं फायदा मिले, कह सकते हैं लोगों का हित हो। जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं पे जा रहा है, अगर सड़क के किनारे वृक्ष लगे होंगे तो उसको जाते हुए छाया की भी प्राप्त होगी। उसके बाद अगर कुआं खोदा रहेगा या कह सकते हैं कुआं रहेगा तो जो वहाँ से पानी पी सकता है। और उसके बाद जैसे मंदिर हो गया है, मस्जिद हो गया, कहीं पे भी एक विश्राम स्थल बना देंगे, जिससे जो लोग होंगे उससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। इसी वजह से कोई भी राजा होता है ये कार्य करते हैं ताकि उनकी जो प्रजा होती है उनसे एक दूसरे से काफ़ी लगाव हो सके, राजा और प्रजा का एक दूसरे से लगाव रहे। इसी वजह से जब लगाव रहेगा तो जो साम्राज्य होगा, साम्राज्य का ग्रोथ होगा, या कह सकते हैं उन्नति होगी या समृद्धि होगी। अगर जो भी राजा होंगे अगर इस तरह के कृत्य या कह सकते हैं कार्य नहीं करेंगे तो जो प्रजा होगी और राजा के बीच में काफ़ी गैप, कह सकते हैं काफ़ी गहराई हो, कह सकते हैं काफ़ी खाई जैसी हो जाएगी। राजा को वो लोग कह सकते हैं, जो राजा होगा राजा के प्रति उनका एक अनादर बना रहेगा। इसी वजह से कोई भी राजा होते हैं अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, साम्राज्य के सुदृढ़ के लिए, साम्राज्य का काफ़ी लंबे समय तक संचालन के लिए ऐसी लोकप्रिय नीतियाँ लाते रहते हैं, जिससे जो प्रजा होती है उनसे लाभान्वित होती है और अपने राजा को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सके, राजा को काफ़ी हद तक सहयोग करती रहती है। जैसे पहले आपको पता है कि तमगा पे प्रतिबंध लगा देते हैं, उसके बाद सड़कों के किनारे सराय हुआ, कुआं, तालाब हुआ, ऐसे खुदवा देते हैं। उसके बाद अगला जो होता है, उन्होंने व्यापारियों को इजाज़त के बिना, क्या होता है, जैसे जो व्यापारी होते थे उनकी इजाज़त के बिना सामान की आप चेकिंग नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, पहले क्या होता था, अगर कोई भी व्यापारी होता था, कोई भी सामान लाता था, उसको चेकिंग किया जाता था बिना व्यापारी के आदेश से। और चौथा था मृत व्यक्तियों की नहीं। पहले क्या होता था, जैसे जो व्यक्ति मृत हो जाता था या कह सकते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, अगर उसके आगे पीछे कोई भी व्यक्ति नहीं होता था, उसकी जो संपत्ति होती थी वह राजा के पास चली जाती थी। लेकिन जो जहांगीर होते हैं, जब उन्होंने ये आदेश जारी करता है कि अगर मृत व्यक्ति हो गया उसकी संपत्ति को राजा जब्त नहीं करेगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा, कह सकते हैं क्या होता है, जैसे उत्तराधिकारी होगा उसको दिया जाएगा। उसके बाद अगला क्या होता है, उन्होंने मदिरा जैसे अन्य जो मादक पदार्थ होता है उन पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ऐसे तमाम बिंदु के बारे में हम लोग कल की कक्षा में बात करेंगे। कल की कक्षा में हम लोग जो होता है जहांगीर द्वारा शासन के संचालन के लिए जो 12 महत्वपूर्ण जनप्रिय जनहितकारी कार्य योजना प्रारंभ करते हैं, उन सब के बारे में एक एक करके अध्ययन करते रहेंगे। उसके बाद उनको हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। आपको हमारी जो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो कक्षाएं होती है रोजाना रेगुलर आपको 2 बजे, दोपहर के 2 बजे आपको दे दिया जाता है। आप वहाँ पे जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सर्च करिए, उसके बाद वहाँ पे देखिएगा। ये तो आपको रोजाना 2 बजे लगभग नहीं, रोज़ डेली 2 बजे आपको ये हमारी क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे आप देखिए, उसके बाद में उसमें लिखिए उसको, उसके बाद फिर आप उसको अध्ययन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।